थैंक यू फ्रेंड्स। मैं सुनील डैंग एफपीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देख रहा था मैं रणवीर शर्मा जी का कितना प्यार है, लोग कितना चाहते हैं उनको। एक बार ओपन किया, नमस्कार शर्मा जी नमस्कार। ग्रेट सर, ग्रेट सल्यूट सर। दोस्तों, जिस भी भाई की लास्ट वीक में जो भी अच्छी शेयरिंग है या जो भी एक्सपीरियंस है, प्लीज आप अपना डिजिटल हैंड रेज करें और वो शेयरिंग करें। डॉक्टर कुलदीप बोलिया कुछ बोलना चाहते हैं? अनम्यूट करें सर अपने आप को। और गाड़ी सर चलाते हैं थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाना आप। सर रणवीर भाई हमारे बहुत सीनियर साथी हैं, बहुत वेल विशर हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं एफपीआरटी के इस प्लेटफॉर्म पर। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और कोई भाई किसी की थैंक यू शेयरिंग है? कुलदीप जी, थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू। किसी की कोई शेयरिंग नहीं है? सुनील मान जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, नमस्कार भाई। सर काफी कुछ सीख रहे हैं सर एफपीआरटी से। और लास्ट टाइम मैंने पेम्पलेट पे काम किया था सोशल मीडिया पे ही, जी। तो उसका काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सर। आप थोड़ा बताओ क्या पॉम्पलेट बनाया था और क्या काम किया था? पेम्पलेट सर, एक तो मैंने नंबर ऑफ पॉलिसी बढ़ाने के लिए किया अभिनव। था सर। उसमें शॉर्ट पिच डाली थी मैंने, जैसे जीवन लाभ का 50 रुपए 16 साल के लिए सेव करने हैं और 11 लाख रुपया मैच्योरिटी मिलेगी 25वें साल। ठीक है जी। रूरल एरिया में काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया सर, 7-8 पॉलिसी मेरी क्लोज भी हो गई इसमें इससे। मेरा बहुत फोटो बढ़िया। तो नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ। जी सर, आवाज आ रही थी सर? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, तो इस उस पे काम किया था सर मैंने। जी। जी। अच्छा, और कोई भाई जो शेयर आ करना रहे हैं। चाहते हैं? एक तो प्लीज सब अपने आप को, जब तक बोलना नहीं हो अनम्यूट ना करें प्लीज। अतुल सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं तो आपका जब मुझे आगे मौका देंगे तो हाँ, मैं सुरेश अरोड़ा जी से अनुरोध करूंगा अपनी कोई शेयरिंग करे। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। अभी पीछे मैंने कोल्ड कन्वेंसिंग किया था। जी। कोल्ड कन्वेंसिंग में एक मैं लोकली ज्यादा करता हूँ। तो एक भाई से मेरी बात हुई थी, तो मैंने कहा कुछ आपको, आप एक दुकानदार है, मुझे पता लगा कि उसके पाँच छः आउटलेट हैं। तो बच्चा है वो 35 साल का। तो मैंने उनसे जाके मिला, मैं कहा बचत के करने के बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं? कहता नहीं भाई साहब, मुझे कुछ नहीं करना। तो मैंने फिर उससे बात पूछा, मैं कहा क्या बचत करना नहीं करनी चाहिए? कहता करनी तो चाहिए, पर मुझे अभी कुछ नहीं करना। तो फिर मैंने कहा क्या, क्यों बचत करनी चाहिए ये तो बताओ। फिर उससे वार्तालाप हुई, लास्ट में मैंने फिर उससे बात की कि भाई मैंने उनको बताया कि बचत अपने को करनी क्यों चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन की जो प्रैक्टिकेबिलिटी है कि हमारे जीवन में 3 पीरियड होते हैं। एक होता है अर्निंग पीरियड, एक होता है लाइफ पीरियड, एक होता है एक्सपेंसिस पीरियड। हमारा अर्निंग पीरियड तो होता है, मैंने उनसे ही पूछा कब तक आप आदमी काम करता है? कहता 50-55। और कब से शुरू करता है? 25 साल से। तो मगर ये आपका अर्निंग पीरियड है। और लाइफ पीरियड, मगर एवरेज हिंदुस्तान में 76 साल की एज है। तो जब इस दुनिया से आए और जाएंगे तो ये 76 साल हमारा लाइफ पीरियड है। और क्या इस मेरा खर्चे का पीरियड, कहता मेरे मेरे तो खर्चा हुआ 25 साल से। मैं कहा 25 साल पहले भी तो खर्चा हुआ। मैं कहा आप इस दुनिया के अंदर जब आए थे तो 1.5 फुट के थे और 1.5 किलो के थे। आज आप 5.5 फुट के हो और कम से कम 80 किलो वजन है। ये बिना खर्चे के ये जर्नी हो गई क्या? कहता मैंने थोड़ी किया है, तो मेरे माँ बाप ने किया, पर खर्चा तो हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने कहा जब तक इस दुनिया में रहेंगे तब तक खर्चा होगा। हाँ। कहते फिर मैंने उनसे पूछा क्या 1 साल पहले भी खर्चा शुरू हो जाता है? कहता हाँ जी। क्या 1 साल बाद भी रहता है जाने के बाद? कहता हाँ जी। मैं कहा जब आपकी अर्निंग, इसका मतलब यह है कि हमारा इनकम परमानेंट नहीं है, पूरी लाइफ नहीं चलेगी।
परंतु हमारे खर्चे परमानेंट है। अब परमानेंट अगर हमारे पास अगर खर्चे हैं तो हमारे को परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए। बहुत और उसके लिए अगर आप जब कमा रहे हो तब बचत नहीं करोगे तो भाई साहब कैसे कैसे काम चलेगा। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आपके घर में पानी कब आता है? कब तक आता? कहता 2 घंटे। चाहिए कब तक? कहता पूरा दिन। फिर बहुत मैं कहा, बढ़िया। क्या करते हो? कहता टंकी भर लेते हैं हम। हाँ, तो भाई टंकी भर रहे, तो अभी आप कमा रहे हो तो अपनी टंकी भर लो ना पैसे की। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो उसने कहा भाई साहब अपना कार्ड दो, मैं आपके पास। मैंने फिर उसको परिचय दिया अपना, मैं यहाँ रहता हूँ। कहता आप अपना कार्ड दीजिए, आई विल कम। मैं बहुत बुधवार को आऊंगा, अगले बुधवार को, और फिर आपसे बात करूंगा। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। अब संजय साहू जी अपने आप को अनम्यूट करो और अपना वीडियो भी ऑन करो सर। जो है संजय साहू जी, अनम्यूट कर। हाँ जी, हाँ जी। संजय साहू जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। संजय साहब जी, हेलो, चलो। और कोई शेयरिंग है किसी की? संजय साहू जी नहीं बोल पा रहे हैं। और कोई शेयरिंग है? नहीं तो हम अतुल भाई को बुलाते हैं। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अतुल भाई, गुड मॉर्निंग। आपसे रिक्वेस्ट है, रणवीर शर्मा जी को इंट्रोड्यूस करें और उनको आमंत्रित करें सर। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई। और आज का सेशन हम विधिवत शुरू करते हैं। और आज की जो स्पीकर हैं वो एक बेसिकली एक सिपाही की तरह से हैं। यदि हम बात करते हैं कि जब आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, वो इसलिए कि हमारी जो भारत की जो सेना है वो बॉर्डर्स पे हम लोगों के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रही है। इसी तरीके से यदि आज हम एजेंट्स लोग कम्युनिटी यदि आज थोड़ा अपने आप को सिक्योर्ड और सुरक्षित समझती है, तो उसके पीछे एजेंट्स वेलफेयर की जो लियाफी जो है जो फॉर्म है जो है ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे लिए काम करती है और हमारे सारे बेनिफिट्स की बात करती है, हमारे राइट्स की बात करती है, हमें क्या क्या चीजें हमारी लाइफ में होनी चाहिए। जहां पे भी हम कभी फंसते हैं तो वो लोग हमारे को हेल्प करते हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि लास्ट वीक शायद हम रणवीर जी को रणवीर जी ने इस सेशन को अटेंड किया था, तो हमें उनको सुनने का मौका मिला था। और फिर उसके बाद से मैं उनके साथ कंटिन्यूस टच में था कि मैं चाह रहा था कि भाई ये उसके लिए मैं विकास भारद्वाज जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ही मुझे रणवीर जी से कनेक्ट कराया था। तो रणवीर जी हमारे ये जोन के प्रेसिडेंट हैं, लियाफी के नॉर्थ जोन के प्रेसिडेंट है। और मुझे पता लगा कल मेरे पास एसके नायक जी का और राव साहब का दोनों का फोन आया था कि रणवीर जी दिल्ली आए हुए थे और मिनिस्ट्री में मिलने आए थे। कुछ मिनिस्टर्स से मिले हैं वो। तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आज आज के इस एफपीआरटी के प्लेटफॉर्म पे रणवीर सर हमारे साथ हैं। रणवीर सर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इनकी क्वालिफिकेशन से वो एमए एलएलबी है और 1990 से मतलब एक बड़ा एक्सपीरियंस उनके साथ चल रहा है। 1990 से वो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है और कंटिन्यूस वो लियाफी के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सालों से एजेंट्स वेलफेयर की, एजेंट्स राइट्स की बात कर रहे हैं। और मैं अब ज्यादा बात ना करते हुए मैं चाहता हूं कि हम रणवीर जी को डायरेक्ट आमंत्रित करें कि उनसे पूछे कि उनके पास आज के जो सेशन को वो प्रेजेंट करें। हम चाहते हैं कि रणवीर जी को बुलाया जाए और बुलाने के लिए हमारी एफपीआरटी की परंपरा सब लोगों को मालूम है कि जब भी हम किसी स्पीकर को बुलाते हैं तो हम उनको वेलकम अच्छे से वेलकम करते हैं कि और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे पास लियाफी के प्रेसिडेंट नॉर्थ जोन के प्रेसिडेंट हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग चैट बॉक्स फुल कर दें और मैं रणवीर सर को विधिवत आमंत्रित करता हूं। रणवीर सर, अब आप ये सेशन ये डाइस आपका है, अब आपको आगे कंटिन्यू करना है। थैंक यू अतुल जी। एक बार मैं शुड आई स्टार्ट? यस यस सर प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर मैं आपकी बहुत छोटी सी इंट्रोडक्शन दे पाया। यदि आप मुझे इसके बारे में और भी ज्यादा कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे तो आप पहले 5 मिनट ले सकते हैं, क्योंकि मुझे मेरे पास जो थोड़ा सा डायग्राम आपने शेयर करा था मैं उसी से ही एक्सप्लेन कर पाया हूँ आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बार मैं सभी अपने
वरिष्ठ और समकक्ष साथियों को सुप्रभात और गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगा। एफपीआरटी मंच को बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। They have given me this opportunity कि मैं आपके साथ कुछ शर्मा जी आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही? यू आर नॉट हियरिंग? हेलो, आवाज क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं आ रही, साउंड नहीं है। आवाज कम आ रही है, लेकिन आप अभी एग्जिट मत कर जाना। यदि आप एग्जिट कर जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। 100 पूरे हो चुके हैं। ओके ओके, आगे आगे सर, आवाज आ रही है। अब आ गई आवाज। अब आ गई। तो वेरी वेरी ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। इस मंच पर जो एफपीआरटी का बहुत एक शानदार और जानदार मंच है, जिसके बारे में मैं बहुत दिनों से सुन रहा था लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। आज मुझे आप लोगों ने मौका दिया है। मैं आप सबको और विशेषकर अतुल जी को और एफपीआरटी के सभी संचालकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। अच्छा, इसमें 100 का वो है क्या? ओके 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 सर ये फेसबुक पे लाइव हो गया, फेसबुक पे लाइव कर रहे हैं उसको। ओके ओके, बिकॉज देयर आर सो मेनी साउथ इंडियन फ्रेंड्स, दे वांटेड टू कनेक्ट। जैसे ये सेशन खत्म होगा ना सर, हम इसको आज आपको आज की डेट में इसका हमारे पास एफपीआरटी का यूट्यूब का लिंक दे देंगे, तो सब लोग आप पाएंगे। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अगर मैं अपना परिचय देने आऊंगा तो समय की सीमा है हमारे सामने, फिर भी मैं बताऊंगा कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि ये आज का जो विषय दिया गया है, ये विषय बहुत ही विषय तो बहुत बड़ा है और समय कम है, और इस विषय में 1 घंटे के अंदर कुछ कह पाना उतना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बुलेट पॉइंट्स आपको कुछ मैं बता सकूं लियाफी के बारे में, अपनी प्रिय संस्था एलआईसी के बारे में, रोल ऑफ लियाफी, इसकी कब उत्पत्ति हुई, किन परिस्थितियों में हुई, कौन हमारे फाउंडर मेंबर्स थे, क्या उनका उद्देश्य था। मैं समझता हूं हमारे बहुत सारे ऐसे साथी होंगे इस मंच पर आज जिनको शायद पूरी बातें न पता हो कि आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन बना तो क्या ऐसे ही बन गया कि एक व्यवस्था होती है कि हमने एक किसी संस्था से किसी फील्ड में काम कर रहे हैं और मन आया कि चलो हम अपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, इस बहाने आपस में मिला करेंगे, बैठा करेंगे, एक दूसरे से बातचीत शेयरिंग करेंगे, एक ये पर्पज होता है। लेकिन लियाफी की फॉर्मेशन लोगों को शायद ये हो कि भाई एजेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंट्स के लीडर्स ने इकट्ठे होकर और एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और गाड़ी चल निकली। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। इसकी कहानी शुरू होती है, यात्रा शुरू होती है 1938 से, जब इंश्योरेंस एक्ट आया 1938। उस समय कोई ऑर्गेनाइजेशन कहीं कोई रिकॉर्ड में दिखाई नहीं देता है, और 1938 एक्ट जब आया, इंश्योरेंस एक्ट, उसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो पॉलिसी होल्डर्स के भी हित में थे और एजेंट्स के भी हित में थे, लेकिन फिर भी तमाम चीजें ऐसी थी जो एजेंट्स और पॉलिसी होल्डर्स दोनों के बेनिफिट्स को डैमेज कर रही थी। और उसके बाद केलकटा के हमारे एक नॉट ओनली एन एजेंट, वो बहुत ग्रेट मैन थे, मिस्टर शमशेर अली।
अगर आपने नाम सुना हो तो। ही वॉज ए मतलब कॉल्ड एज ए प्रिंस। वो लर्नेड आदमी। उन्होंने जब ये देखा कि 1938 एक्ट आया, उसके बाद एक्चुअरीज ने, और एक्चुअरीज की एक संस्था बनी, उन एक्चुअरीज ने जो हमारा कमीशन रेट था अर्लियर, इट वाज 40%, उसको उन्होंने, एक्चुअरीज ने वो 25% पे सीलिंग के लिए ले आए, और जो रिन्यूअल कमीशन था 5%, उसको 2.5% पे ले आए। ये चीज बहुत डैमेज करने वाली थी। कलकत्ता में हमारे शमशेर अली जी के नेतृत्व में कुछ एजेंट साथी इकट्ठे हुए और गवर्नमेंट के साथ में उन्होंने नेगोशिएशन करना शुरू किया, रिप्रेजेंटेशन बनाया, ड्राफ्ट तैयार किया, और उस समय की सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के हर मेंबर्स को उस ड्राफ्ट की कॉपी उन्होंने दी। उसके बाद शमशेर अली जी के नेतृत्व में ही, मैं अभी लियाफी की फॉर्मेशन पे नहीं आ रहा हूं, चौबीस जनवरी 1945 को कलकत्ता में एजेंट्स इकट्ठे हुए और एजेंट्स एजेंसी प्रोफेशन के प्रोटेक्शन के लिए एक अभियान चलाया, संगठित होकर, और उस दिन को एजेंसी प्रोफेशन प्रोटेक्शन डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, जिसको हम एपीपी डे बोलते हैं। मैं अगर विस्तार से जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। मैं अब आता हूं मुंबई में। मुंबई के ही एक ग्रेट एजेंट श्री देव मुदबिद्री, इनके नेतृत्व में कुछ एजेंट्स इकट्ठे हुए और इन्होंने मुंबई में ही 1964 में देश के कुछ चुनिंदा एजेंट्स को इकट्ठा किया और वहां लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया 2 अक्टूबर 1964 को, 1964 2 अक्टूबर, ये 3 दिन का सेशन चला और 2 अक्टूबर वाज द लास्ट डे। उस दिन सभी ने सर्वसम्मति से श्री देव मुदबिद्री साहब को, ये बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, और एजेंट्स की नॉलेज को लेके या उनको स्टडी, उनकी स्टडी को लेके ये बहुत चिंतित रहते थे, एजुकेशनिस्ट थे। वहां से शुरू होता है, जब लियाफी की स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1964 को,
उसके बाद हर 3 साल बाद इनके कन्वेंशंस होते हैं। उसी दौरान जो पहली फॉर्मेशन हुई उसमें इस तरह के लोग आए। अब शुरू होती है कहानी मित्रों, विद द ग्रेट लीडर्स। कलकत्ता से श्री पुरखास्ता साहब, व्हाट ए लीडर। क्या गजब की ड्राफ्टिंग थी, क्या गजब की नॉलेज थी। बहुत सारे अगर कलकत्ता के कोई साथी होंगे वो जानते होंगे। यहाँ पे हाजरा साहब, राव साहब, बहुत सारे ऐसे लोग थे उस समय जिनका उद्देश्य क्या था। दिस प्रोफेशन वाज एडॉप्टेड बाय देम नॉट फॉर ओनली देयर लिवलीहुड। केवल अपने जीवन यापन के लिए ये प्रोफेशन उन्होंने एडॉप्ट नहीं किया था। उस समय क्या परिस्थिति थी कि वो एलआईसी के एजेंट बने। जैसे 1938 का इंश्योरेंस बिल आया, उस समय अधिकांश लीडर्स, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों या किसी और पार्टी के हों, वो अपने लिवलीहुड के लिए एजेंट बने हुए थे, बहुत सारे। लेकिन इन लोगों ने जब इस प्रोफेशन को सेलेक्ट किया या चूज किया तो ये केवल अपने लिवलीहुड के लिए नहीं रहे। उसके मैं एग्जांपल दूंगा आपको। पुरखास्ता साहब केवल 12वीं में करते थे, और जब उनसे, और वो सेक्रेटरी जनरल थे, उनसे जब कोई कहता था कि आप बीमे क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा अगर बीमे करूंगा तो आपका काम कौन करेगा। एक टंडन साहब से जब उनसे कहते थे तो उन्होंने मेरे घर चलाने के लिए काफी है, बाकी समय तो मेरा आपके लिए है। ये फीलिंग्स थी उस समय उनके दिमाग में, और ये फीलिंग्स थी, वो देख रहे थे कि एजेंट्स के साथ में दुर्व्यवहार होता है, एजेंट्स को रेस्पेक्ट नहीं दी जाती है। वो जो मैं कह रहा था कि 1938 के एक्ट में जो 40% से कमीशन हमारा 25% पर सीलिंग कर दिया, तब तमाम गवर्नमेंट के साथ डीलिंग के साथ में हम कामयाब हो सके उसको 25% फर्स्ट ईयर और 2.5 जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर था उसको 5% पर ले जाने में। क्योंकि उस समय गवर्नमेंट ने इन लोगों की बात सुनी, उसको असेंबली में रखा, और जो बिल पास हुए 1940 में अमेंडमेंट आया, 45 में अमेंडमेंट आया, आफ्टर दैट इंडिपेंडेंस के बाद में अमेंडमेंट आया, और जब इंडिपेंडेंस के बाद में अमेंडमेंट आया, एलआईसी की स्थापना के बाद गवर्नमेंट ने बाकायदे इंस्ट्रक्शंस दिए, पार्लियामेंट में दिए, ऑन रिकॉर्ड है कि एलआईसी शुड टॉक टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरेशन, एजेंट्स रिप्रेजेंटेटिव। जब 1972, हेलो, आप सुन रहे हैं मुझे? सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। हाँ, लियाफी के लीडर्स ने ये जरूरत समझते हुए कि इनकी एजेंट्स की प्रेस्टीज समाज में होनी चाहिए, ये एक केवल लिवलीहुड के लिए प्रोफेशन नहीं है, ये सोसाइटी की एक परमानेंट नीड है टू प्रोवाइड द इंश्योरेंस टू द पीपल ऑफ इंडिया, और नॉट ओनली प्रोवाइड द इंश्योरेंस बट टू सर्व द नेशन। ये जब थीम थी, इस थीम को लेके कि जब हमारा एजेंट साथी ये सोच के चलेगा कि हमको पब्लिक की सेवा करनी है,
तो उसका कमीशन या अर्निंग तो एक तरह से बाई प्रोडक्ट कहलाएगा, वो तो आएगा ही आएगा, इनकम तो होगी ही होगी। अगर हम इमोशनली, फिजिकली अपने आप को जोड़ लेंगे, एसोसिएट कर लेंगे पॉलिसी होल्डर के साथ, पब्लिक के साथ, प्रोटेक्शन को इंपॉर्टेंस देते हुए, सेविंग को इंपॉर्टेंस देते हुए और सर्विसिंग एस्पेक्ट को मेन रखते हुए, तो पब्लिक की नजर में हमारा सम्मान भी बढ़ेगा, हमको काम भी मिलेगा। इसके लिए हम चाहते थे, या हमारी फेडरेशन के लीडर्स चाहते थे कि एक एजेंट्स रेगुलेशन आवे। तो हमारे लीडर्स according to directions of the government, LIC invited them for the discussions to present their draft. अब यहां से शुरू होती है यात्रा एजेंट्स रेगुलेशन की 1972 की। करीब करीब 156 घंटे की मैराथन बैठकों के बाद एक बहुत बड़ा ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसमें हमारे लियाफी के लीडरांस उसमें मौजूद थे और वो बाकायदे एजेंट्स रेगुलेशन को जो है ब्रीफिंग कर रहे थे, अमेंडमेंट उनको जो सुझाव दे रहे थे, और LIC और ये मिलके ये एजेंट्स रेगुलेशन 1972 एक्ट ये पास हुआ पार्लियामेंट से। ये एक तरह का मित्रों वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया, एक यूनिक दस्तावेज है, यूनिक एक्ट है, ये और कहीं नहीं मिलेगा। जो हम लोग प्रोटेक्टेड हैं इस 1972 एजेंट्स रेगुलेशन एक्ट से, कोई नहीं। किसी भी प्राइवेट कंपनी का के एजेंट को इस तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है जो हमको मिला हुआ है। लेकिन ये कहां से आया, कैसे आया? ये गवर्नमेंट की देन नहीं, ये LIC की देन नहीं, ये हमारे उन थिंकर्स और हमारे फाउंडर्स जो लियाफी के लीडर्स थे, ये उनकी देन है। अब इसके तहत क्लब मेंबरशिप को एसोसिएट किया गया कि हमको कैसे समाज में प्रतिष्ठा मिले, और क्लब मेंबरशिप के साथ ही साथ ये चीज आई कि अगर कंसिस्टेंसी के साथ में, परसिस्टेंसी के साथ में हमारे एजेंट साथी काम करेंगे तो इनका समाज में एक सम्मान बढ़ेगा, प्रेस्टिजियस पोजीशन दे विल गेट इन दी सोसाइटी। तो उसके साथ फिर जुड़े फ्रिंज बेनिफिट्स, ये जितने भी हमारे आजकल के हमारे जो साथी हैं वो शायद समझते होंगे कि ये जो कुछ भी LIC दे रही, ये जो कुछ भी हमें मिल रहा है ये LIC की वजह से मिल रहा है, या LIC हमको दे रही है। अगर गाड़ी दे रही है, हाउसिंग लोन दे रही है, और भी सारी जो चीजें हैं वो दे रही है, मैं आऊंगा एक एक करके, चाहे वो ग्रेच्युटी हो, चाहे ग्रुप इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो, हाउसिंग लोन हो, कार एडवांसेज हो, बहुत सारी चीजें हैं, मेडिक्लेम हो, ये एक दिन में नहीं हो गई। धीमे 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 we could succeed to get all these things due to our beloved federation, my dear friends. तो क्या होता है 1972 रेगुलेशन, एजेंट्स रेगुलेशन एक्ट आता है। अब उसमें तमाम बदलाव के प्रयास IRDA के द्वारा किए जा रहे हैं, जिनके लिए हम पूरी तरह से जागरूक हैं कि ऐसा कोई क्लॉज उसमें शामिल ना हो। अगर आपको मैं जानकारी दूं कि एक समय था जब 1938 एजेंट्स इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस एक्ट आया, तो पॉलिसी होल्डर्स को लोन लेने के लिए स्टाम्प ड्यूटी लगती थी।
स्टाम्प देन अपनी पॉलिसी पे हम लोन ले रहे हैं और हमको स्टाम्प लगाना पड़ता था। दिस इज ड्यू टू नेगोशिएशन विद आवर फेडरेशन। हम उस स्टाम्प ड्यूटी को हटाने में कामयाब हो सके। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी होल्डर्स के लिए, उसमें एजेंट भी पॉलिसी होल्डर है, उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट साबित हुआ कि वो स्टाम्प ड्यूटी का प्रोविजन हटा। तो अब आते हैं कि जब फ्रिंज बेनिफिट्स की बात आती है तो मुझे याद है ग्रेच्युटी कितने से शुरुआत हुई हमारी, शायद 35 या 40 हजार से शुरुआत हुई, 1 लाख हुई, फिर 2 लाख हुई, ऐसे ही नहीं हुई, रेगुलर हम हर मीटिंग में गवर्नमेंट के कहने से ही ये लियाफी जो फेडरेशन है मित्रों, ये केवल ऐसे ही संगठन नहीं है कि कोई संगठन खड़ा कर लिया और बस हम संगठन लेटर हेड छपवा लिए। नो, वी आर वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एंड LIC also. We are having the representative character. That's why हम गवर्नमेंट की तमाम स्टैंडिंग कमेटीज के साथ, गवर्नमेंट के द्वारा कई चीजों के अमेंडमेंट को लेके, नए रूल्स लाने के लिए जो भी सेलेक्ट कमेटी बनी, उनके सामने पेश होने के लिए हमको इनवाइट किया गया। मैं खुद शिवराज पाटिल कमेटी के समक्ष उपस्थित हुआ, आदरणीय HM जैन साहब के साथ। श्री मुरली मनोहर जोशी जी की कमेटी थी, उनकी चेयरमैनशिप में, उनके साथ दिल्ली में पेश हुआ और हमने अपना जो है ड्राफ्ट रखा, चाहे वो बैंक इंश्योरेंस का अपोज करने के लिए हो, चाहे वो IRDA के कुछ नॉर्म्स को लेके हो, बहुत सारी चीजें। इफ आई विल गो इन डिटेल तो वो टाइम लगेगा, लेकिन आज मैं आपको नटशेल में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। हम मल्होत्रा कमेटी के समक्ष पेश हुए, मुरारका कमेटी के समक्ष पेश हुए। ऐसी बहुत सारी चीजें आई जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने, LIC ने मिलके और इस तरह का किया कि कहीं ना कहीं हम एजेंट्स को दबाएं, और हमने वहां जाके उनके समक्ष पेश हुए, अपने वर्जन्स दिए, इन रिटन डॉक्यूमेंट दिए और उनको कंसीडर किया गया। अगर मैं आऊं कि लेटेस्ट, अगर स्वरूप कमेटी वांटेड कि आपका कमीशन ही खत्म हो जाना चाहिए, और वो फॉरेन कंट्रीज के पेट्रोन पे एडवाइजिंग फीस के लिए जो हमको एडवाइस कर रहे थे कि जो हम एडवाइस, जैसे जस्ट लाइक एन एडवोकेट और CA और डॉक्टर, वो अपनी प्रेस्क्रिप्शन फीस लेते हैं, आप भी अपनी जो है एडवाइस फीस लीजिए, दैट्स ऑल। हम आदरणीय HM जैन साहब के नेतृत्व में स्वरूप कमेटी के समक्ष उपस्थित हुए, एक बहुत लंबा चौड़ा ड्राफ्ट उनको दिया, हिस्ट्री ऑफ द इंश्योरेंस एंड एजेंट्स ऑफ द इंडिया, नेचर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इन सारी चीज को विद एग्जाम्पल्स उनके सामने पेश किया। उसके बाद जंतर मंतर पर पूरे हिंदुस्तान के एजेंट्स का बहुत बड़ा प्रदर्शन वहां किया, और मुझे खुशी है इस बात की मित्रों, आपको जान के खुशी होगी कि प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले दी देन फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी, रात को 10 बजे उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया हमको। मैं, HM जैन साहब, श्री प्रेम सिंघल साहब, विकास भारद्वाज, कई सारे लोग वहां उनके सामने, उनके रूम में बैठे, पूरा उनको नरेट किया, और थैंक्स टू द ग्रेट पर्सनैलिटी कि उन्होंने हमें वहीं एश्योर किया कि जाइए, कुछ नहीं होगा। तो हमने ये भी कहा साहब हमारा कल का प्रदर्शन है, उन्होंने को वो कर लीजिए, कोई बात नहीं।
और वो स्वरूप कमेटी को हम ठंडे बस्ते में डालने में कामयाब हो सके दोस्तों। नहीं तो आप अंदाज करिए कि अगर लियाफी नहीं होती तो क्या होता। वो तो बिल्कुल एडमेंट था। इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं। आपकी कैरियर एजेंसी स्कीम, हमारे बहुत सारे लोग सीएबी के एजेंट होंगे। ये एलआईसी का प्रपोजल नहीं था और ये उनकी स्कीम नहीं थी। ये हमारे लीडर्स ने ही, उन्होंने कहा हम डेवलपमेंट अफसर्स के साथ में क्यों रहें, इनको एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर एक खड़ा हो, अलग से इंसेंटिव इनको दिया जाए। और उस समय ये स्कीम बहुत पॉपुलर हुई, हर जगह सीएबी ब्रांच बनी, डायरेक्ट एजेंट हमारे, इनको कैरियर एजेंट कहा गया। ये हमारी फेडरेशन की देन। अब आप आइए, आपको याद होगा बहुत सारे जो सीनियर एजेंट्स हैं, मैंने देखा है वो समय मित्रों कि हमारा कमीशन, उसकी कोई फिक्स डेट नहीं थी। देयर वाज नो फिक्स डेट ऑफ आवर कमीशन व्हाट वी गेट। वो कभी 15 तारीख के बाद मिलता था, कभी 18 को मिल रहा है, कभी 20 को मिल रहा है। हमने तमाम प्रयास करके उसको फिक्स डेट उसकी जो प्रोवाइड कराई कि वी वांट अवर कमीशन ऑन अवर फिक्स डेट। तब ये कमीशन हमको फिक्स डेट पर मिलना शुरू हुआ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उस समय एलआईसी को, लेकिन वो हम उन्हें उस मांग को मनवाने में कामयाब हो पाए और आज हम निश्चिंत हैं कि हमारा इस तारीख को कमीशन आ जाएगा। तमाम आउटस्टैंडिंग कमीशन हमारे पड़े रहते थे, ट्रांसफर पॉलिसीज के कमीशन हमारे पड़े रहते थे। ऐसे ही नहीं हो गया, इसके लिए हम लड़े, उसके हमारे पास रिकॉर्ड है। जब हम आईसीसी मीटिंग्स में जाते थे तो ये सारे पॉइंट्स हमारे रेगुलर एजेंडा में होते थे और किसी एक मीटिंग में सॉल्व नहीं हुए। अगर मैं आऊं मेडिक्लेम पर, जो आज हमको मिलता है, हमारे साथी समझते हो कि मेडिक्लेम हमें एलआईसी दे रही है। नहीं, मैं जब आईसीसी मीटिंग में मुंबई में वहां मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा था और जब ये एजेंडा में, हमारी कंसल्टेटिव फोरम के एजेंडा में ये पॉइंट था टू प्रोवाइड द मेडिक्लेम टू द एजेंट्स। मित्रों, आपको हैरानी होगी, उस समय के एक एमडी थे और वो एमडी कहते हैं हमारे जैन साहब से, जैन साहब, आर यू एम्प्लॉय ऑफ कॉर्पोरेशन? दिस मेडिक्लेम फैसिलिटी इज ओनली for the employees. How can it be possible to provide the mediclaim for the agents? और ये कह के उन्होंने वो उसको बंद कर दिया कि नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट। लेकिन हम हार नहीं मानी आपकी लियाफी लीडर्स ने और लियाफी ने, और इसको हम रेगुलर गवर्नमेंट के साथ, एमपीज के साथ नेगोशिएट करते रहे। और फिर हम आगरा में, हमारे कुलदीप जी मौजूद हैं, ये वहां पे आए थे। आगरा में जो हमारा 11th जनरल काउंसिल मीटिंग हुई, उसमें दी देन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा साहब, उन्होंने इनॉग्रेशन किया था। और जब इस विषय को वहां रखा गया, उस समय एमडी यशपाल गुप्ता थे शायद, या यशपाल सिंह या यशपाल गुप्ता, वो भी वहां मौजूद थे, जोनल मैनेजर भी मौजूद थे। और उनके सामने जब रखा तो यशवंत सिन्हा साहब को वो बात हिट कर गई और उन्होंने वही मीटिंग में अपने उद्बोधन में कहा, कुलदीप जी हैं यहाँ पे, उनको मालूम है कि क्योंकि एमडी वाज देयर, उन्होंने कहा ये जो एलआईसी की गाड़ी है, ये 2 पहियों की गाड़ी है। एक पहिया एजेंट है, ये उनके वर्डिंग्स हैं, एक पहिया एलआईसी है। और अगर किसी पहिए में, किसी गाड़ी के किसी पहिए में चू चू की आवाज आने लगती है तो समझ लीजिए उस गाड़ी को ग्रीसिंग की जरूरत है, उस गाड़ी की सेहत खराब हो रही है। इसलिए ये जो एजेंट रूपी
पहिया है, इसमें से चू चू की आवाज नहीं आनी चाहिए, यानी इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और इनको मेडिक्लेम मिलना चाहिए। और एमडी को डायरेक्शन दिए कि यू प्रिपेयर दी प्रोविजन। तब जाके उसमें भी टाइम लगा, लगभग 2 साल में बाला साहब वीके पाटिल वाज स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर इंचार्ज फ्रॉम महाराष्ट्र। जोधपुर में हमने एक मीटिंग बुलाई और उसमें उनको बुलाया, उसमें अमिताभ जी करके जो है ईडी थे वो आए, और वहां पे बाला साहब ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस ये देके कि इस डेट तक मेडिक्लेम की फैसिलिटीज एजेंट को मिल जानी चाहिए। तब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तब हम इस मेडिक्लेम फैसिलिटीज को, हालांकि ये शेयरिंग बेस रही, वी कुड गेट इट ड्यू टू ओनली अवर लियाफी। हालांकि ये अभी केवल क्लब मेंबर्स तक सीमित है। फिर धीमे धीमे इसके अमाउंट को लेके हमने जो है बातें रखी, क्योंकि कभी भी मांग पूरी, डिमांड तो हमेशा रहती है। उस समय अमाउंट कम था, फिर हमने अमाउंट बढ़वाया। फिर दिस प्रोविजन वाज ओनली फॉर आवर एजेंट्स, फिर हमने स्पाउस के लिए करवाया अमाउंट के साथ साथ। अब हमारी डिमांड है कि हम सभी एजेंट्स के लिए चाहते हैं जो कम से कम 5 साल की जिनकी स्टैंडिंग हो, यानी कि जो परमानेंट उसमें हो, नेचर में हो, जिनको रेगुलर कमीशन मिल रहा हो। तो इस तरह ये हम मेडिक्लेम की यात्रा पूरी कर सके, जो आपको और हमको दिलवा सके। ये ड्यू टू फेडरेशन, एक्सेप्ट कमीशन एलआईसी के द्वारा एजेंट्स के लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं गया। ग्रुप इंश्योरेंस, ये भी हमारी एलआईसी की, हमारी लियाफी की वजह से आया। अभी हमारी ये अभी इस समय जो है 69 एज तक चल रहा है, इसको हम 75 एज कराना चाहते हैं। इसकी सीमा भी अभी 10 से 12 लाख तो अभी हमने करवाई है 2-3 साल पहले, जब मिस्टर झलडियाल, केसी झलडियाल इसके वो थे ईडी, उनके साथ अलग से मीटिंग हुई, तब ये करवाई। लेकिन अभी इसकी सीमा भी बढ़वाना चाहते हैं और इसकी एज लिमिट भी बढ़वाना चाहते हैं। मेडिक्लेम आपका कैशलेस करवाया, पहले कैशलेस नहीं था, फिर ये कैशलेस करवाया। ये सारी चीजें, फिर तमाम ऐसी चीजें थी जो हार्मफुल क्लॉजेस थे, वो हम रिमूव कराने में कामयाब हुए। ये केवल ड्यू टू फेडरेशन। आपका एजेंट कॉर्नर एक बहुत बड़ी चीज थी कि एजेंट जाता था, उसको घूमता रहता था, उसे कहीं काम करने को जगह नहीं मिलती थी ब्रांचेज में। वाकायदे दिस इज द सर्कुलर फ्रॉम द सेंट्रल ऑफिस टू प्रोवाइड द एजेंट्स कॉर्नर इन एवरी ब्रांच फॉर एजेंट्स। हमारे तमाम साथियों का रहता है कि साहब हमारे पास बैठने की जगह नहीं होती है, फिर हम उनको वो सर्कुलर भेजते हैं कि आप जाके बात करिए। अब ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलर इमीडिएटली आपको थोड़ा एक्शन तो लेना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि मैं जिंदा हूं, मैं केवल जो है हिलता डुलता पुतला नहीं हूं कि अपने लाया और पॉलिसी दे दी, कमीशन मिल गया और अपने घर जाके चला गया। हमारी कोई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमको समझनी चाहिए। अगर लियाफी हमारे लिए कुछ कर रही है तो हमको भी ये सोचना चाहिए कि अगर हम आज 13 लाख 13.5 लाख एजेंट हैं, तो अगर हम अपनी अंतर यात्रा करें कि हम कितना लियाफी को जानते हैं, या कितना हम लियाफी के साथ हैं, या कितना हम लियाफी के प्रति ग्रेटफुल हैं, एक अपना ग्रेटिट्यूड कल्चर हमारी है कि नहीं है, एटीट्यूड है कि नहीं है, बजाय ये कि लियाफी क्या कर रही है हमारे लिए, लियाफी ने क्या किया है हमारे लिए, या लियाफी क्या है। मित्रों, मैं 1990 से जुड़ा हुआ हूं, मेरी एक सोशल और पॉलिटिकल पृष्ठभूमि रही है। मैं स्टूडेंट यूनियन से ही, स्टूडेंट टाइम पीरियड से ही एक्टिव रहा हूं। मैं आगरा कॉलेज का इलेक्टेड, जो नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा कॉलेज, उसका इलेक्टेड प्रेसिडेंट था। उस समय 10,000 की स्ट्रेंथ का कॉलेज था। नॉर्दर्न इंडिया में अकेला कॉलेज आगरा कॉलेज जो लॉ फैकल्टी जिसमें थी, जिसमें मोतीलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह,
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, गोपाल स्वरूप पाठक, ये ऐसी हस्तियां उस कॉलेज की स्टूडेंट रही हैं। मैं उसका प्रेसिडेंट रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी सोशल और पॉलिटिकल लाइफ रही, लेकिन इंसिडेंटली मैं इस प्रोफेशन में आया। इंसिडेंटली, मैं चाह के नहीं आया, और मैं कभी अपने आप को ये शो नहीं कर पाया कि आई एम LIC एजेंट, और मेरी एक पॉलिटिकल लाइफ थी। तो मैं उसको छोड़ के जब मैंने देखा, मुझे HM जैन जैसा ग्रेट फिलोसफर, गाइड एंड मेंटर मिला, कि जिन्होंने अपना जीवन पूरा और पूरी फैमिली को वो इंश्योरेंस उसमें लेके आए इंडस्ट्री में। आपको बता दूं कि वो टेस्ट एंड ट्रेनिंग, ये उनकी देन, हमारी फेडरेशन की। आपको, आप ZTC जाते हैं, आप STC जाते हैं, आप क्या सोच रहे हैं ये LIC ने कभी केवल वो 15 रुपए फीस देके और आपको लाइसेंस दे दिया? आपको कोई जानकारी है कि नहीं है? आपको कोई नॉलेज है कि नहीं है? आपको डेवलपमेंट अफसर कितना सिखा रहा है, बस वो वहीं तक चल रहे हैं। आप अगर डेवलपमेंट अफसर की जी हुजूरी कर रहे हो तो आपके ऊपर उसका सर पे, आपके सर पे हाथ है, नहीं तो कुछ नहीं, गो टू हेल। तो दिस वाज दी पोजीशन। उन्होंने, लीडर्स ने, हमारे ने कहा कि ट्रेनिंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अवर एजेंट्स। LIC could not start this training session. Then देवदूत बिदरी साहब की प्रेरणा पर HM जैन साहब ने JVT, जीवन विद्या ट्रस्ट के माध्यम से स्थापना की, और उसके माध्यम से एजेंट्स को ट्रेनिंग देना शुरू किया। और उसके बाद LIC ने ZTC और STC का प्रोविजन किया। हमने बराबर जाके गवर्नमेंट को, LIC ऑफिशियल्स को इस बात के लिए कंपेल किया कि यू आर प्रोवाइडिंग द एजेंसी विदाउट टेस्ट एंड ट्रेनिंग। ये इस तरह से है जैसे किसी अनाड़ी को लाइसेंस 30 कार्बाइन का दे दो और वो अपने हाथ में, उसे चलाना आता नहीं है, ट्रेनिंग कभी ली नहीं है, 30 कार्बाइन ले ली, लाइसेंस तो दे दिया, उसने खरीद भी ली, पैसे वाला है, और जब चलाई तो पता लगा खुद को मार दिया या सामने वाले को मार दिया। ये हमारे साथ हो रहा था। हमारे 1 लाख एजेंट भर्ती होते थे तो 1.25 लाख टर्मिनेट होते थे। आज भी यही हाल हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग और टेस्ट के लागू होने से आज हमारे बीच में अच्छे लोगों की, इंटेलिजेंट साथियों की संख्या बढ़ रही है। आप जैसे विद्वान लोग अब इस संस्था को, यानी इस प्रोफेशन को, अभी संस्था तो आपने अपने हाथों में नहीं ली है, मैं अपील भी करूंगा, लेकिन इस प्रोफेशन को आपने जरूर इंपॉर्टेंस दी है और समाज में एक बहुत बड़ा स्थान। और FPRT जैसी संस्था जो निस्वार्थ भाव से एजेंट्स कम्युनिटी को प्रेरित कर रही है, मोटिवेट कर रही है, एजुकेट कर रही है, यही हमारा उद्देश्य है कि हमारे बीच में ऐसे आप जैसे महानुभाव अधिक से अधिक संख्या में पूरे देश में फैले। जो तमाम हमारे अभिकर्ता साथी हैं, जो आजकल बहुत सारे लोग पैदा हो गए हैं खरपतवार की तरह, जो MDRT बना रहे हैं, जो COT बना रहे हैं, TOT बना रहे हैं, न जाने किस किस तरह के प्रलोभन देके और मोटी मोटी फीस लेके, एक तरह से, मैं ये नहीं कहता सारे लोगों को, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो यूट्यूबर, एजुकेशनिस्ट हो गए हैं और वो हमारे लोगों का दोहन कर रहे हैं बड़े बड़े सपने दिखा के। होता क्या है कि कुछ देर के लिए आदमी मोटिवेट हुआ, एजेंट हमारा साथी, और उसके बाद सब भूल जाता है और उसका पैसा चला जाता है। ऐसे मेरे बहुत सारे परिचित लोग। लेकिन आप लोग निस्वार्थ भाव से जिस प्रकार से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उनको एजुकेशन दे रहे हैं, उनकी मानस को बदल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को आप बुला के और आप जो है कुछ जानकारी अभिकर्ता समाज में फैलाना चाहते हैं, ये निश्चित रूप से अच्छी बात है। देखिए, मैं आपको बता दूं, लियाफी इज नॉट ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन,
ये कोई ये ट्रेड यूनियन भी नहीं है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। हमने कभी ये नहीं कहा कि चाहे जो मजबूरी हो और मांग हमारी पूरी हो। हमने तमाम प्रोटेस्ट किए हैं, हिस्ट्री है। योगक्षेम पर हमने धरना दिया है, ऐतिहासिक धरना योगक्षेम पर दिया है मित्रों हमने। ऐसे ये सारी चीजें नहीं आ गई, ऐतिहासिक धरना, हिस्टोरिकल। और जो हमारे जैन साहब ने कहा कि अगर आज मेरी मांगे पूरी नहीं तो मैं 7वें तल्ला से ऊपर नीचे कूद जाऊंगा। एनसी शर्मा वाज एमडी एट दैट टाइम, हमारे बहुत अच्छे संबंध थे उनसे, तो बुला के नीचे से बुला के उनको लेके गए, नहीं यू सिट इन द मीटिंग, आज ही डिस्कशन होगा। मिस्टर कोहली थे, बहुत सारे लोग, उनकी बहुत, मिस्टर वाजपेयी थे। तो ये सारी चीजें अचानक नहीं हो गई मित्रों, धीमे धीमे, शने 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 शने, टाइम जरूर लगता है लेकिन होती है। आज भी हमारी बहुत सारी चीजें हैं। CLIA, अब आप देखिए, ये CLIA का जो कंसेप्ट था, ये हमारी फेडरेशन की देन। जैन साहब हर मीटिंग में अपनी, क्योंकि ये जो भी मैं बात कर रहा हूं ये फर्जी बातें नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है, इनका रिकॉर्ड है जो हमारे पास है। जो एजेंडा हम रखते हैं ICC मीटिंग में, उसमें ये सारी चीजें होती हैं शुरू से लेके और अब तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू नाउ वी आर हैविंग ऑल द रिकॉर्ड्स विद अस, वी कैन शो यू एट एनी टाइम। तो ये CLIA जो आया, हमारे जैन साहब का कहना था, या हमारे लीडर्स का कहना था कि जो हमारे सीनियर एजेंट्स हैं, जिनका अपना एक्सपीरियंस है, जिनकी अपनी नॉलेज है, ये जब चले जाएंगे, मुस्कुरा जाएंगे, चले जाने से मतलब, तो इनकी नॉलेज इनके साथ ही चली जाएगी, इनके एक्सपीरियंसेस इनके साथ ही चले जाएंगे। उन एक्सपीरियंसेस का नई जनरेशन को कैसे पता लगेगा? तो उन्होंने सुझाव दिया कि आप सीनियर एजेंसी स्कीम लाइए, जिससे सीनियर एजेंट को एजेंट रिक्रूट करने का राइट हो अपने अंडर में, और वो उसको पूरी तरह से गाइड करे, एजुकेट करे, और वो आपका वजन भी हल्का होगा, LIC का खर्चा भी कम होगा, कि आप जो डेवलपमेंट, उसके काम पर जो डेवलपमेंट अफसर को इंसेंटिव मिलता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता क्यों मिलता है क्यों नहीं मिलता है, वो दिस इज देयर जॉब। लेकिन जो हमारा मत था, हमारा तर्क था, हमारा जो पक्ष था, वो हमने इस प्रकार से रखा कि दिस इज द नीड ऑफ टाइम टू लॉन्च दिस स्कीम, सीनियर एजेंसी स्कीम। तब उसको वो उस रूप में तो नहीं लाए, उसको इस तरह लेके आए कि CLIA, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। तो मित्रों, ये आप में से बहुत सारे CLIA होंगे और हैं। आप मत भूलिए कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, विद ड्यू रेस्पेक्ट, आई रिक्वेस्ट यू कि डोंट फॉरगेट कि आप LIC के एजेंट नहीं हैं। आप पहले, सबसे पहले LIC के एजेंट हैं, उसके बाद CLIA हैं, उसके बाद आप क्लब मेंबर हैं। और ये सारी चीजें LIC एजेंट्स की एसोसिएशन लियाफी की देन है। प्लीज डोंट कंडेम लियाफी ऑर्गेनाइजेशन। ये लियाफी इज अवर मदर, ये प्रोटेक्ट कर रही है। दिस इज एन लाइक ए अम्ब्रेला, कि लियाफी हमको जितना प्रोटेक्ट करती है, जितना हमारे हक और हकूक के लिए चिंतित है, कोई नहीं हो सकता। ये LIC का मैनेजमेंट केवल आपको ये कहेगा कि आप इतना बीमा ले आओ, आपको हम माला पहना देंगे, और हमारे तमाम साथी उस माला को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। उस माला के चक्कर में मोटा मोटा कमीशन देते हैं, मोटी मोटी रिबेट देते हैं, और वो एक तरह से उनके लिए कांटों की माला साबित हो जाती है। कांटों की माला कभी मत पहनो मित्रों। मैंने जिंदगी में अपने में कभी किसी को रिबेट नहीं दी। मैं बड़ा काम नहीं करता हूं, कम काम करता हूं, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि सारे लोग जानते हैं कि विदाउट रिबेट मेरा काम होता है। और जैसा आप लोग चाहते हो सर्विसिंग एस्पेक्ट, मेरा काम सर्विसिंग एस्पेक्ट पे होता है, चाहे मैं खुद करूं, हालांकि मेरे पास पहले स्टाफ था, अब नहीं है, मैं खुद करूं या कैसे भी हो, मेरी पार्टी को कभी ऑफिस नहीं जाना पड़ता।
मेरी पार्टी कभी मुझसे ये नहीं कहती कि मुझे कौन सा प्लान दे रहे हो। केवल मार्च में, जनवरी फरवरी मार्च, केवल इन 3 महीनों में काम करने का मौका मिलता है, और कभी कभी तो केवल मार्च में ही मिलता है। जहां बैठ जाता हूं वहां से बीमा मिल जाता है। कभी इतना ट्रस्ट करती है, मेरा कहने का मतलब ये है, इतना भरोसा करती है कि वो कभी ये नहीं पूछती आप कौन सा प्लान दे रहे हो। कभी किसी ने कहा भी, अच्छा ये शर्मा जी कौन सा प्लान है, तो मैं कहा अच्छा ये तेरी 20 पॉलिसी चल रही है, बता कौन कौन सी चल रही है। बोला मुझे नहीं मालूम। तो मैं अभी क्या करेगा, भूल जाएगा। साइन कर, चेक दे। तो वो साइन करता है, चेक देता है, और तो मेरा काम हो जाता है। बेनामी एजेंसीज के खिलाफ हमारी जो है फेडरेशन ने बहुत बड़ा काम किया। ये जो रिबेटिंग सिस्टम शुरू हुआ, ये गंदगी जो फैली, ये बेनामी एजेंसी से फैली मेरे दोस्तों। एक एक डेवलपमेंट अफसर के नीचे 8-8, 10-10 बेनामी एजेंसीज हुआ करती थी, जिनका कोई अता पता ही नहीं है। और डेवलपमेंट अफसर काम कर रहे हैं और उसमें डाल रहे हैं और कमीशन ले रहे हैं, वो रिबेट देके इंसेंटिव तो बचा रहे हैं अपना, और अपने दूसरे चीजों में, कार एडवांस में, हाउसिंग एडवांस में अपना उनका ग्रोथ तो हो रहा है। ये सब चल रहा था। हम बेनामी एजेंसी को रोकने में कामयाब हो सके। अब बेनामी एजेंसी जब टेस्ट एंड ट्रेनिंग लेके आए, तो उसका रिजल्टेंट ये हुआ कि बेनामी एजेंसी खत्म हो गई। एक्चुअल एजेंट, क्योंकि दिस इज द नीड। और आज हम कहते हैं कि इतना बड़ा स्कोप है। जब IRD कहता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, तो हम रिटेनमेंट पर जोर दे रहे हैं। LIC से कह रहे हैं कि आप जो है LIC एजेंट्स को के रिटेनमेंट पर जोर दीजिए, उनको एजुकेशनली इक्विप्ड करिए, उनको वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराइए कि उनको प्राइवेट जगह पर जाके वो सुविधाएं लेने की जगह ऑन कॉस्ट बेसिस हम, व्हाई LIC इज नॉट एबल टू प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अवर LIC एजेंट। धीमे धीमे हो रहा है उस पर काम, धीमे धीमे करते रहेंगे उस पर काम। तो मित्रों, ये CLIA भी हम लेके आए। अभी रिसेंटली चिल्ड्रन एजुकेशनल लोन, इसका प्रोविजन हमने किया है, और हमारे तमाम साथियों ने उसका लाभ भी उठाना शुरू कर दिया है। पहले नहीं था ये सब सारी चीजें जो भी आती हैं, ये हमारी, अरे सॉरी, तो ये सारी चीजें हैं जिनकी ओर हम शायद समय तो मित्रों, अभी हमारा ये तो थी कुछ नटशेल में उपलब्धियां। थोड़ा सा मैं इसको बहुत शॉर्ट किया है, कट ऑफ किया है, क्योंकि 9 बजने वाले हैं, आपका समय हो रहा है। अतुल जी देख रहे हैं कि अब ये कितना लंबा खींचेंगे। मैं लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन ऑन एजेंडा इस समय, अभी मैं कल और परसों 2 दिन दिल्ली था। रात को ही दिल्ली आया, आपकी इस मीटिंग की वजह से दिल्ली से आगरा आया। हम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्री GVL नरसिम्हा राव, बहुत अच्छे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और जो कहिए कि अवेयर हैं हमारी इस LIC इंडस्ट्री को लेके और एजेंट्स की प्रॉब्लम्स को लेके। उन्होंने इंटरेस्ट लेके हमको प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ मुलाकात कराई, और उनको जो हमारे रिसेंटली जो बर्निंग और इस समय जो 2-3 इश्यूज हैं, ग्रेच्युटी 3 लाख से 5 लाख का जो पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के उसमें, कि वो क्यों नहीं हो रही है गवर्नमेंट लेवल पर। एक आपका ग्रुप इंश्योरेंस, एक आपका जो है वो कमीशन, रेट्रोस्पेक्टिव कमीशन, वो भी एक इंपॉर्टेंट है, वो जो गवर्नमेंट लेवल से सॉल्व होना है। ग्रुप इंश्योरेंस, आपकी ग्रेच्युटी, और इसको 3 चीजों को लेके हम जो है गवर्नमेंट के, फिर फाइनेंस मिनिस्टर भगवत कराड़ साहब के पास गए। उन्होंने हमें 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन बाद हम LIC मैनेजमेंट को बुला के उनके साथ मीटिंग करते हैं। उसमें जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहेंगे, और वो फिर हमें बुलाएंगे। लेकिन हमको उम्मीद है पूरी कि जो हमारे पेंडिंग इश्यूज हैं, ये भी बहुत जल्दी हम आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों की मदद से इसको पूरा कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी दुआएं, आपका सहयोग लियाफी को मिलता रहेगा, और समय समय पर आप सभी लोग इस लियाफी को सशक्त और मजबूत करने में, ये मैंने फिर कहा कि कोई पॉलिटिकल, वेदर दो आई एम ए पॉलिटिकल पर्सन,
but on the platform of Liafi, I am not political person. मैं स्टेट कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी यूपी का रहा हूँ, एमएलए का चुनाव कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में लड़ा हूँ यहाँ से, आगरा से, और लेकिन वो सारी चीजें बाद में है, सेकेंडरी है। मैं पहले, सबसे पहले आई एम लियाफियन, आई एम एन LIC एजेंट, और आई फील एज ए सर्वेंट ऑफ आवर दिस कम्युनिटी। और उनका हर समय मेरे दिमाग में अब कोई चीज रहती है तो केवल लियाफी, हमारे अभिकर्ता साथियों के हक और हकूक की लड़ाई, इसमें कभी हम पीछे नहीं रहेंगे। आपको हमेशा आप अपने साथ हमें खड़ा पाएंगे, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लाखों लोगों को MDRT बनाइए, लाखों लोगों को COT TOT बनाइए, इस एजुकेशन को फैलाइए, लोगों को इक्विप्ड करिए, और लियाफी को भी मजबूत करने के लिए थोड़ा सा आपका थोड़ा सा भी सहयोग होगा, वो हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूं, और कोई बात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको नमन करता हूं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद वीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा था जिस तेजी से आप इस सेशन को चला रहे थे, आपने समय की मर्यादा का बहुत ध्यान रखा, और बिल्कुल आपने टाइम पे ही कंप्लीट करा। मैं समझ पा रहा था कि जो जितना आपके पास देने के लिए है, ये 1 घंटा आपके लिए बहुत थोड़ा था। जब किसी को एक बड़ी स्पीच बोलनी होती है तो उसकी कोई तैयारी की जरूरत नहीं होती। जब एक छोटी स्पीच बोलनी होती है उसके लिए बहुत लंबी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये भी समझ पा रहा था कि आप 2 दिन से दिल्ली होने के बावजूद भी, अपना इतना व्यस्त प्रोग्राम के बावजूद भी, आज आपने इतना अच्छे से आज का सेशन लिया, और हम लोगों को बहुत सारे हमारे बेनिफिट्स के बारे में अवगत कराया। और लियाफी FPRT हमेशा FPRT का हर एडवाइजर लियाफी के साथ रहेगा, ठीक है। जहां जहां आपको लगेगा कि हमारे सहयोग की जरूरत है, हम कोशिश करें। हमारी ये कोशिश है कि एजेंट कम्युनिटी में थोड़ी सी एजुकेशन आनी चाहिए, थोड़ा सा लोग प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखेंगे, थोड़ा सा फाइन ट्यून, जो आज के दिन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में कुछ अच्छी बात सोचेंगे, तो उसको ये रिबेट वगैरह की चीज नहीं आने। रिबेट कहाँ पे आती है? जब आपकी नॉलेज अपडेट नहीं होती, जब भी एक रिबेट की जरूरत पड़ जाती है, और लोग अपने सेल को सबसे आसान तरीका समझते हैं। मैं अब ज्यादा ना बोलते हुए, मैं आज हमारे FPRT सदस्य श्री अजय त्यागी जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स दें, और उसके बाद फिर हम शांति पाठ कर जाएंगे। अजय त्यागी जी प्लीज। मैं रणवीर शर्मा जी को मतलब थैंक यू शब्द कहना थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। पूरा FPRT परिवार आपका आभारी रहेगा सर। आपने जो समय निकाला, आप एजेंट कम्युनिटी के लिए जो मेहनत, जिस शिद्दत से लगे रहते हैं, मैं देखता हूँ लियाफियन जितने भी हैं और जो भी मतलब आधिकारिक पदों पर हैं, वो अपने काम को नहीं देखते, लेकिन कम्युनिटी के काम के लिए हमेशा लगे रहते हैं। हम दिल से आपके आभारी हैं, और साथ में एक प्रार्थना है सर आपसे कि भविष्य में जब भी हमें जरूरत पड़े तो अपने आशीर्वचन देने के लिए आप लियाफी के FPRT के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद, दिल की गहराई से हम आपके आभारी हैं सर। धन्यवाद। थैंक यू अजय जी, थैंक यू अवश्य।